हेलो दोस्तों, आइए हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था इतिहास में। मगध का उत्कर्ष हुआ था, यानी कि उदय हुआ था। तो हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा सा जो पेज में था हर्यक वंश के बारे में, चलिए इसको हम लोग फिर देख लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि मगध मगध का उत्कर्ष या उदय, मगध का उदय बोलिए या उत्कर्ष बोलिए, ठीक है, निर्भर इस पे करता है कि जैसे कि यहाँ का इकोनॉमिक अर्थ यानी कि इकोनॉमिक अच्छा होना चाहिए, और यहाँ का व्यक्तिगत जो शासन था अच्छा था, और यहाँ जो भौगोलिक था इसको लेकर के ये मगध के उत्कर्ष में बहुत योगदान रहा, ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध रहा। चलिए आगे देखते हैं। शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो एक वंश आता है बृहद्रथ। क्या नाम है दोस्तों? बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश में अगर आप देखेंगे तो इसमें चर्चा किया गया है कि पुराण के अनुसार दोस्तों याद रखिएगा, पुराण के अनुसार आपको बताया गया है कि जरासंध के पिता बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना करवाया, यानी कि स्थापना किया। तो प्रश्न बन सकता है कि बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना कराया। क्लियर? इसमें यह भी कहा गया है कि महाभारत के अनुसार पांडव पुत्र भीम एवं जरासंध के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था, जिसमें से जरासंध क्या हुआ? पराजित हुआ और भीम जीत गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो कौन जीता? भीम, जरासंध पराजित हुआ। क्लियर? अगर बात करें बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक तो रिपुंजय था। कौन था दोस्तों अंतिम शासक? रिपुंजय था। याद रखिएगा दोस्तों, अगर मगध पढ़ेंगे तो मगध के शुरुआती दौर में आखिर बृहद्रथ वंश आता है। उन्हीं के अनुसार यानी कि पुराण के अनुसार कहा जाता है कि बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना कराया। ठीक है, अगर बात करें महत्वपूर्ण वंशों के बारे में तो जैसे कि हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया इत्यादि। ठीक है, तो ये चार जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका स्थापना की बात करें तो बिंबिसार ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। ठीक है दोस्तों, इसका उपाधि बिंबिसार ने कौन सा उपाधि लिया था? सैन्य उपाधि। बिंबिसार की उपाधि क्या था? सैन्य उपाधि का नाम था सैन्य। दोस्तों ये अस्थाई सेना को रखता था। क्लियर? पहली बार हाथी का प्रयोग किया था किस वंश ने? यानी कि युद्ध में हाथी का प्रयोग किया था, या ऐसे बोल सकते हैं सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया था। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें नहीं है। आगे हाथी का प्रयोग किया था किसने? तो हर्यक वंश ने। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। यानी कि शासनकाल 544 से शुरू होता है। कितना था? 492 ईसा पूर्व में बात करेंगे दोस्तों, ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें समकालीन व्यक्ति तो कौशल के प्रसेनजीत, अवंती के चंड प्रघोत, महात्मा बुद्ध। कौन था दोस्तों? कौशल के प्रसेनजीत, ठीक है, और अवंती के चंड प्रघोत।
चंद्र प्रघोत थे। ठीक है, अगर बात करें महात्मा बुद्ध, हाँ महात्मा बुद्ध भी थे, हर्यक वंश यानी के समकालीन थे। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश के समकालीन थे? तो हर्यक वंश के महात्मा बुद्ध। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पॉइंट को। यानी कि थोड़ा बहुत मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था हर्यक वंश के बारे में, यानी कि मगध के में जो भी वंश है, जो स्टार्टिंग वंश है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि वैवाहिक संबंध बहुत अच्छा रहा किनका? हर्यक वंश का, जिसमें से बिंबिसार थे। वैवाहिक संबंध। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है कि अगर वैवाहिक संबंध के माध्यम से अगर अपने राज्य के सीमा क्षेत्र को विस्तारित करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यानी कि कोई मारधाड़ एक्शन से भरपूर देखने को नहीं मिलता है। कहने का मतलब कि मीठापन, रिश्ता में मीठापन होता है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छा तरीका अपनाया अपने राज्य को विस्तार करने में, बिंबिसार ने। ठीक है, तो इन्होंने उपाधि धारण किया था सैनीय, अस्थायी सेना रखने वाला था। पहली बार सेना में हाथी का उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि दहेज में काशी प्राप्त हुआ था। दहेज में इनको काशी प्राप्त हुआ था। अगर बात करें जिनसे वैवाहिक संबंध बनाए थे, महाकौशला थी, जो महाकौशला देवी थी, प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, ये कौशल की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें चेलना की। चेलना लिच्छवी चिटक शासक की पुत्री थी। वैशाली, जिसको वैशाली बज्जी संघ में आता है लिच्छवी, तो चेलना कहीं कहीं लिखा होता है वैशाली के, तो चेलना लिच्छवी क्या था दोस्तों? चेलना लिच्छवी शासक चिटक की पुत्री है। ठीक है, चेलना वैशाली, लेकिन वैशाली भी लिखा था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बात करें क्षेमा, मध्य राजकुमारी, मध्य यानी कि पंजाब में पड़ता है, तो मध्य राजकुमारी क्षेमा थी। यानी कि महाकौशला से शादी किया बिंबिसार ने, चेलना से और क्षेमा से। याद रखिएगा दोस्तों, इनका वैवाहिक संबंध रहा, जिसके कारण इन्होंने अपने राज्य में विस्तारित किया। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है दहेज में काशी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अवंती से राज्य से संघर्ष हुआ था। बात करें तो अवंती के राजा था चंद्र प्रघोत। ये बीमार थे तो इन्होंने अपने राज्य वैध जीवों को भेजा था। और इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के जब तबीयत खराब था तो इन्होंने जीवों को यहाँ भी भेजा था, इनके सेवा के लिए भेजा था। ठीक, उपचार के लिए, चिकित्सा के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा राजवैद्य जीवक था। इन्होंने चंद्र प्रघोत के बीमार होने के कारण इनको भेजा गया था। ठीक है, अब देखिए अंग को अपने राज्य में मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया। काशी तो प्राप्त था ही। बिंबिसार के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था पुत्र दर्शक, को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। ठीक है, अजातशत्रु स्वयं को राजा घोषित किया, अब बिंबिसार को बंदी गृह में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो बिंबिसार का हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने। शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व में दोस्तों, याद रखिएगा। तो बौद्ध स्रोत के अनुसार अजातशत्रु अपने पिता का हत्यारा माना है। बौद्ध स्रोत में यह पता चलता है कि अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा माना है, लेकिन जैन स्रोत इससे सहमत नहीं है। जैन स्रोत कहते हैं कि हत्यारा नहीं है, बौद्ध कहते हैं कि हत्यारा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है, किसने कहा हाँ, किसने कहा ना। अपने शासनकाल के दौरान प्रमुख 2 युद्ध, यानी कि 2 प्रमुख युद्ध, पहला था कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ। प्रसेनजीत को पराजित कर काशी को पुनः प्राप्त किया था। ठीक है, किसने किया था? अजातशत्रु ने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करें क्या था, अपने शासन के दौरान पहला युद्ध किया था कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ, यानी कि मम्हर पड़ता था। प्रसेनजीत को पराजित कर काशी को पुनः प्राप्त किया था। प्रसेनजीत पुत्री वजीरा से विवाह, यानी कि प्रसेनजीत पुत्री वजीरा से विवाह तथा काशी के क्षेत्र को पुनः दहेज में अजातशत्रु ने प्राप्त कर लिया था। इस पॉइंट को रिपीट करके दोस्तों पढ़ लीजिएगा। दूसरा युद्ध की बात करें तो वजीर संघ के साथ हुआ था। ठीक है, मंत्री वस्त्रकार के सहयोग से वजीर संघ में फूट डाला और शक्ति को कमजोर कर दिया। पटलीग्राम को सैनिक छावनी बनाया गया। IAS अजातशत्रु, देखिए शिलकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अजातशत्रु के समय में।
हर्यक वंश में ये किया गया था, हर्यक वंश, ठीक है, अजातशत्रु ने किया था। रथमूसल जैसे शिलाकंटक रथमूसल जैसे निम्न अस्त्रों का प्रयोग खोज किया था। शिलाकंटक रथमूसल जैसे अस्त्रों का खोज किया था, ठीक है दोस्तों। वही संघ को अपने राज्य में मिला लिया था। अजैविक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मौखली घोषाल था, ठीक है। अजैविक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मौखली घोषाल था। मृत्यु कहाँ हुआ था? मौखली घोषाल की मृत्यु कहाँ हुआ था? मगध और लिच्छवी के युद्ध के समय हुआ था। मगध और लिच्छवी के युद्ध के समय हुआ था। मृत्यु मगध और लिच्छवी के युद्ध के समय हुआ था, इसी समय युद्ध हो रहा था। तो अजैविक समुदाय के संस्थापक मौखली घोषाल की मृत्यु लिच्छवी और मगध के युद्ध के समय में हुआ था। देखिए, उदयन कहिए या उदयन कहिए, इन्होंने गंगा सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया था, ठीक है। और इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था राजगिरी से। तो उदयन या उदयी भद्र मगध का शासक बना। शासनकाल 460 से ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व रहा। उदयन राजधानी परिवर्तित किया था। उदयन ने जब राजधानी परिवर्तन किया था तो राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाया था। पाटलिपुत्र का पहले नाम था कुसुमपुर, ठीक है। पाटलिपुत्र का पहले क्या नाम था? कुसुमपुर, याद रखिए, कुसुमपुर। प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। इसका निर्माण महागोविंद ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? महागोविंद ने किया था। महागोविंद ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था? जब इन्होंने राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र किया था, तो बात करें प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, तो इसका निर्माण किसने किया था? महागोविंद ने। प्रश्न बन सकता है दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? राजगिरी, तो इसने महागोविंद इसका निर्माण किया था। किसने निर्माण किया था? महागोविंद ने। प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। बाद में किसने पाटलिपुत्र को बनाया था? उदयन ने, ठीक है। अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक था। अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक के रूप में बात करें तो कौन था? नागदशक था। 412 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया। 412 ईसा पूर्व में अंत हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब इसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, शिशुनाग वंश ईस्वी काल है। इसका स्थापना शिशुनाग ने की, काशी के गवर्नर था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? शिशुनाग था, काशी गवर्नर था, राजधानी वैशाली को बनाया था। जब शिशुनाग वंश आया तो अपना राजधानी वैशाली को बनाया। अवंती राज्य पर विजय प्राप्त कर लिया। अवंती राज्य पर क्या कर लिया दोस्तों? विजय प्राप्त कर लिया। यानी कि अवंती पर विजय प्राप्त कर मगध के क्षेत्र यानी कि मगध में मिला लिया था शिशुनाग ने, ठीक है। अवध से हम कौशल को भी अपने में मिला लिया था। अवध से हम कौशल को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? शिशुनाग ने। आइए देखते हैं। कलाशोक उत्तराधिकारी था, ठीक है। कलाशोक उत्तराधिकारी था, उसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया था। जब कलाशोक आया था तो उसने अपने पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। वैशाली से अब पाटलिपुत्र को राजधानी पुनः बना लिया। तो प्रश्न बन सकता है, किस वंश ने वैशाली से पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया था? यहाँ जोड़ेगा तब आंसर होगा आपका शिशुनाग वंश ने, ठीक है। उत्तराधिकारी कौन था? कलाशोक। बात करें शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? नंदीवर्धन था। आइए आगे देखते हैं। अब नंदवंश के बारे में जानते हैं। नंदवंश थोड़ा सा है। नंदवंश के बारे में जानें तो नंदवंश के संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। शासनकाल देख लीजिए दोस्तों, 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। कलिंग विजय किया गया था। कलिंग विजय किया गया, यहाँ से जिन सेन की मूर्ति उठाकर लाया गया था। जब कलिंग विजय हुआ था तो कलिंग से जिन सेन की मूर्ति उठाकर लाया, ठीक है। महापद्मनंद के बारे में अगर जाने तो हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित करा जाने को उल्लेख मिलता है।
यानी कि कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने के बारे में जानकारी मिलता है किस अभिलेख से? तो हाथी गुफा अभिलेख से। महापद्मनंद कौन थे? नंदवंश के संस्थापक। इन्होंने कलिंग में एक नहर निर्मित कराया है, जिनके बारे में जानकारी मिलती है। जिनसेन की मूर्ति यानी कि जिनसेन की मूर्ति यानी कि जिनसेन बोलते हैं ना जी, जिनसेन की जो मूर्ति उठा कर लाया था कलिंग से महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर निर्मित करवाए थे, बनवाए थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रथम शुद्ध शासक माना था किसको? महापद्मनंद को। नंदवंश के संस्थापक है। प्रथम शुद्ध शासक माना जाता है महापद्मनंद को। आइए आगे देखते हैं। इसमें कुल 9 शासक हुए, जिसमें से अंतिम शासक घानानंद थे। अंतिम शासक कौन थे? घानानंद थे। इसमें कुल 9 शासक हुए, इसमें से अंतिम शासक घानानंद थे। घानानंद ने कौटिल्य को यानी कि क्या नाम था, चाणक्य के दरबार में, यानी कि घानानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे, अपमानित किया था जिन्हें। अब उसके बाद में एक सिंपल व्यक्ति को, यानी कि एक सिंपल सा बच्चा को, यानी कि सिंपल बच्चा को ट्रेन किया। उसमें वह लक्षण दिखा जिसमें एक शासक के रूप में होना चाहिए। उस बच्चा को ट्रेन किए चाणक्य ने, और घानानंद को उसके शासक के पद से हटा दिया, यानी कि मार दिया। महापद्मनंद पहला शासक था जिसने विंध्य पर्वत क्षेत्र में अपने साम्राज्य स्थापित किया था। तो विंध्य पर्वत के दक्षिणी भाग में, यानी कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में अपने साम्राज्य स्थापित किया था। किसने किया था दोस्तों? महापद्मनंद था। महापद्मनंद पहला शासक था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। व्याकरण के विद्वान पाणिनि उनके दरबार में था। व्याकरण के विद्वान पाणिनि उनके दरबार में था। साथ ही वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन जैसे विद्वान भी उसके समकालीन थे। याद रखिएगा दोस्तों, व्याकरण के विद्वान पाणिनि उनके दरबार में था। साथ ही वर्ष, उपवर्ष एवं कात्यायन जैसे विद्वान भी उसके समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने नंदवंश के बारे में देखा, और क्या देखा? शिशुनाग वंश के बारे में, और हम लोगों ने देखा क्या देखा था इसके बारे में? हर्यक वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो राजधानी इंपॉर्टेंट रखिएगा, अंतिम शासक इंपॉर्टेंट है, रखिएगा इसके बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, और उसके बाद में ये जब, चलिए दोस्तों इसमें हम बता देते हैं। देखिए, बात करें मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में दोस्तों इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छा से। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, कल देखते हैं। धन्यवाद।